जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी प्लस, तो इसलिए इसको आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की भी कंप्लीट महामैराथन क्लास कराई है, तो इस क्लास को भी आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो abhexcel.com को विजिट करिए। वहाँ पर कोर्स ऑन कंप्यूटर पर क्लिक करके आप यहाँ से कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं, तो जो भी लैंग्वेज आपके लिए सूटेबल है वहाँ पर क्लिक करिए, टेस्ट दीजिए, बनाइए खुद को बेस्ट। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रिपल सी की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है। बताइए, क्या हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लेवल लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। AMO LED का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMO LED? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्टिव मीटर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्सेस मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड या नोटा? बताइए, AMO LED का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है, एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि डिस्प्ले डिवाइस है। LED डिस्प्ले डिवाइस होती है ये, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और यह कब डेवलप हुई थी? तो 2006 में डेवलप हुई थी। कब? 2006 में AMO LED को डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस इज। किसी बिल्डिंग या कैंपस में जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज हो रहा है वह किसका एग्जाम्पल है? लैन, वैन, पैन या फिर मैन का? ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है या वैन का फुल फॉर्म क्या है या मैन का फुल फॉर्म क्या है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो लैन का उपयोग कहाँ होता है? एक छोटी भौगोलिक दूरी, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। वैन का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि कोई देश है ना, दो देशों के बीच में, दो द्वीपों के बीच में, किसी एक महाद्वीप में, किसी एक देश में, मतलब एक बड़ी भौगोलिक दूरी में वैन का उपयोग किया जाता है। और मैन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो किसी शहर में, किसी सिटी में, किसी क्षेत्र में। जैसे एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है, किसी सिटी का नाम दे देगा कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है, तो वह आपका मैन का एग्जाम्पल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब जो खुद के लिए उपयोग हो, मतलब बहुत ही कम दूरी पे, जैसे आप ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं तो वह पैन का एग्जाम्पल है।
है ना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बात की गई है बिल्डिंग और कैंपस की, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि एक कैंपस में उपयोग होने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, तो उसे कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट, क्या वीआर का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बताइए। वीआर, अब आपको पता होना चाहिए कि वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी, है ना। क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, बिल्कुल सही बात है। वीआर का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड इज टाइप ऑफ डॉट 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 बार कोड। क्यूआर कोड किस प्रकार का बार कोड है, 3D, नन ऑफ द मेंशंस, 1D या 2D। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्यूआर कोड से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, है ना। यह एक आपका 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बार कोड है। कैसा है, टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बारकोड, ठीक है। कब इसकी खोज हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 1994 में इसको डेवलप किया गया था। कहाँ पर डेवलप हुआ, तो जापानीज, है ना, जापान की एक कंपनी थी डेंसो वेब, है ना, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। डेंसो वेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। एक ऑटोमोबाइल या कह सकते हैं कि ऑटोमोटर्स की ऑटोमोटिव कंपनी थी, जहाँ पर 1994 में इसको डेवलप किया गया था, है ना। आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, पेमेंट वेरिफिकेशन में कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्यूआर कोड के द्वारा कर सकते हो। कैसा होता है, तो एक वाइट पट्टी होती है, उसमें ब्लैक 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 स्क्वायर में ये कोडेड होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2D, है ना। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्यूआर कोड मल्टी कलर में भी हो सकता है। अधिकतर आपको 2 कलरों में मिलता है, ब्लैक एंड वाइट। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, एक कार्यकारी उपयोगकर्ता, एक वर्चुअल वर्कर, एक बिजनेस उपयोगकर्ता या फिर नो आइडिया। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट सिमिलर टू, तो यह एक वर्चुअल वर्कर के रूप में होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, एप्लीकेशन, सिस्टम, मालवेयर या फिर नन। यहाँ पर यह पूछा रहा है कि एंटीवायरस कैसा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम है, मालवेयर है या नन ऑफ दीज है। तो सिस्टम, यह एक एंटीवायरस प्रोग्राम है ना। एंटीवायरस प्रोग्राम कैसा है, सिस्टम प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूले में टैब का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी फार्मूला उपयोग करते समय क्या टैब का उपयोग करते हैं, तो नहीं करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। समझिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मूला हमें लिखना है, इक्वल सम से संबंधित ही लिखना है, तो सम लिख के अगर सोचे टैब कर दें तो इरर आ जाएगा। जबकि जब एक्सेल करते थे तो वहाँ पर SU भी हमने लिख दिया, तो आगे सम अगर हमें लिखना है तो नीचे दिखता था और टैब कर देते थे तो फार्मूला कंप्लीट हो जाता था। यहाँ पर सम लिखने के बाद बाकायदे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फॉल्स। अब नेक्स्ट, यूनिक्स MS-DOS से पुराना है। क्या यूनिक्स आपका MS-DOS से पुराना है? यूनिक्स का फुल फॉर्म तो होता नहीं है। यूनिक्स है क्या, एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कैसा है, मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी यूज़र भी है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग का मतलब जहां एक समय में एक से अधिक काम हो वो मल्टीटास्किंग, और जिसका उपयोग एक बार में एक से अधिक लोग कर सकें वो मल्टी यूजर। तो दोनों खासियत हैं यूनिक्स में, है ना। और ये कहाँ पर हुआ था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बेल लैब में, कहाँ पर, बेल लैब में इसको डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था, 1969 में, 1969 में इसको डेवलप किया गया था। कौन इसके डेवलपर हैं, ये भी पूछता है कि भाई डेवलपर कौन है, तो डेवलपर इसके कौन हैं, केन थॉम्सन और डेनिस रिची, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। याद रखिएगा, दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था, ये दोनों इसके डेवलपर हैं। अब पूछता है कि भाई किस लैंग्वेज में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया था, तो यह सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, किसमें, सी और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, मतलब कितनी लैंग्वेज में, तो यह सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो समझ गए यूनिक्स के बारे में। ऐसे ही अब डॉस के बारे में जान लीजिए तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई दोनों में से पुराना कौन है। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या है ना। अब जानते हैं किसके बारे में, डॉस के बारे में। तो डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस का फुल फॉर्म। याद रखिएगा। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि भाई कब बना, है ना, किसने बनाया। तो इसको MS DOS बोलते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। कब, 1981 में इसको डेवलप किया गया। कब, 1980 या 1981, दोनों चीज़ें आपको मिलती है। तो 1980 से 1981 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। और यह कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा यह किस पर आधारित है, तो CUI पर आधारित है। मतलब यह क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड यूजर इंटरफेस पर, कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1969 में आया और ये 1981 में आया, मीन्स इस हिसाब से यूनिक्स MS DOS से पुराना है। बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, बग क्या है, व्हाट इज बग, a logical error in program, a difficult syntax error in a program, documentation program using an efficient documentation tools, या all of the above। बताइए बग क्या है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा a logical error in program। अगर किसी प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आती है तो उसे बग के नाम से जानते हैं और उस बग को दूर करने की प्रक्रिया डीबग कहलाती है। अब नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ DSLAM इज टू। बताइए DSLAM फंक्शन का क्या काम है, मतलब DSLAM का क्या काम है। पहला ऑप्शन, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल, या डी एम्पलीफाई डिजिटल सिग्नल। बताइए क्या यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या डिजिटल को एनालॉग में करता है। बताइए। तो इसका फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर्स होता है ना। DSLAM का फुल फॉर्म यही होता है। और ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किसका प्रयोग करके एक सेल फॉर्मेट को दूसरे सेल में कॉपी किया जा सकता है। फॉर्मेट चेकिंग, क्लोनिंग, फॉर्मेट सेटिंग, या क्लोन फॉर्मेटिंग। जैसे आप MS वर्ड या एक्सेल का यूज़ करते थे तो बोलते थे फॉर्मेट पेंटर,
फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड प्लेस की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और दूसरे प्लेस पर अप्लाई करना। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि किसका प्रयोग करके एक सेल फॉर्मेट को दूसरे सेल में कॉपी किया जा सकता है। तो यह काम आप कर सकते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग के माध्यम से। यहाँ पर आप जाते हैं कैल्क में, तो फॉर्मेट में आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, जिसके माध्यम से एक सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेल पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, इस सेल को यहाँ पर हमने हाईलाइट किया गया है और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पे जाते हैं। अगर हम क्लोन फॉर्मेटिंग ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी येलो हो गया, मतलब यहाँ जो फॉर्मेटिंग थी यहाँ पर भी कॉपी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट MAPI स्टैंड फॉर, MAPI का फुल फॉर्म क्या है? मैसेजिंग एक्सेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैसेजिंग एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोटोकॉल, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं। MAPI, तो MAPI का फुल फॉर्म होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन थर्ड इज राइट, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक API के रूप में इसका उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, या प्रिंट व्यू? बताइए, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड में प्रिंट होते हैं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट मोड में डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं। अब नेक्स्ट, OSI में कितनी परतें होती हैं? 6, 7, 4 या फिर 5? अब OSI से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है, या फिर 2 लेयर का नाम दे देगा, वहाँ पर पूछ लेगा कि इन दो के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है। OSI का फुल फॉर्म क्या है? तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना। तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है इनकी लेयर से संबंधित। तो 7 लेयर होती हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। कैसे आप याद करेंगे, है ना, इनकी सभी लेयर को? तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। क्या है शॉर्टकट? ये आपको ट्रिक याद करना है। प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। पी से क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर और ए से एप्लीकेशन लेयर होता है ना। याद रखिएगा, इसका काम क्या है? ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम, है ना। ये क्या करती है? डाटा लिंक लेयर ये डिफाइन करती है और डाटा के फॉर्मेट को नेटवर्क पर, है ना। तो ये याद रखिएगा। अब पूछ लिया कि नेटवर्क और सेशन के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। तो फिर से आप बोलिए, प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। इस प्रकार से सभी लेयर को आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, पंक्ति को कॉलम में कैसे बदलें? मतलब अगर आप पंक्ति को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? चेंज का उपयोग करके, ट्रांसपोज का, गो टू स्पेशल, या फिर कॉलम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अभय एक्सेल कंप्यूटर। अब ये क्या है? 3 अलग अलग सेल में लिखा हुआ है ना, कॉलम में है। अगर हम चाहते हैं इसको इस हिसाब से करना, तो क्या करेंगे? हम ट्रांसपोज मेथड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ट्रांसपोज का उपयोग करेंगे। हमें 3 सेल में चाहिए, तो हमने 1 सेलेक्ट किया, 2 किया, 3 कर लिया और यहाँ पर लगाया इक्वल ट्रांसपोज, इक्वल ट्रांसपोज, और हमने ये एरे सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पर देखिए हमने कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पर ये ऐसे था, अब देखिए कैसे हो गया,
एक रो में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप ट्रांसपोज मेथड का उपयोग करके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में स्क्रीन को बड़ी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्रीन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस? Ctrl+R+R, Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift+J या फिर नोटा। स्क्रीन बड़ी करने का मतलब है कि फुल स्क्रीन मोड में अगर आपको चलाना है तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जैसे लिब्रे ऑफिस ओपन है, यहाँ पर व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए फुल स्क्रीन की आपको शॉर्टकट मिल जाएगी। क्या होती है? Ctrl+Shift+J। डाटा सोर्स के लिए Ctrl+Shift+F4 का उपयोग करते हैं। नेविगेटर के लिए F5 का उपयोग करते हैं। स्टाइल के लिए F11 का उपयोग करते हैं। साइड बार के लिए Ctrl+F5 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही शो फार्मूला के लिए Ctrl+ का उपयोग करते हैं। वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए Ctrl+F8 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से व्यू मिलते हैं यहाँ पर? तो नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू आपको यहाँ पर मिलता है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+J। अब नेक्स्ट, 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, 200 रुपए की नोट का कलर क्या होता है? तो ये फॉल्स है क्योंकि स्टोन ग्रे होता है 500 रुपीज़ की नोट का कलर। अब आपसे पूछता है कि 200 रुपए की नोट का डायमेंशन क्या होता है ना? डायमेंशन मतलब उसका आयाम पूछता है कि भाई 200 रुपए की नोट का डायमेंशन क्या है, उसका आयाम क्या है? तो 146 × 66 mm² होता है 200 रुपए की नोट का आयाम। और कब इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई? तो 25 अगस्त 2017 को, है ना? 25 अगस्त 2017 को इसको लॉन्च किया गया था, आप कह सकते हैं। इसमें आपके डिज़ाइन क्या है? रिवर्स में क्या है? बैक साइड में किसका चिन्ह बना हुआ है? तो सांची स्तूप का बना हुआ है ना? ये आपका बना हुआ है बैक साइड में। और फर्स्ट साइड में क्या बना है? महात्मा गांधी की न्यू सीरीज़ यहाँ पर बनी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, परत पदानुक्रम में जब डेटा पैकेट ऊपरी हिस्से से निचली परतों की ओर बढ़ता है तो हेडर कैसे होते हैं? ऐड होते हैं, रिमूव्ड होते हैं, रीअरेंज्ड होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडेड होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? डॉलर, हैश या अदर सिंबल्स? तो कैल्क में किसी कॉलम को फिक्स करना है तो उसके लिए डॉलर साइन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र प्रोग्राम। डॉट 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 हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच एक कंप्यूटर सिस्टम की परत है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द ऑप्शंस, सिस्टम एनवायरनमेंट या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच एक कंप्यूटर सिस्टम की परत है, एक लेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है, जो इनपुट आउटपुट की व्यवस्था करता है, जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट को देखता है, जो मेमोरी मैनेजमेंट को देखता है, जो सभी चीज़ों को देखता है ना, उसकी मॉनिटरिंग करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट, मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्न में से एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस? सी लैंग्वेज, बेसिक, जावा या असेंबलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूचना सुरक्षा की विशेषताएं क्या है?
What are the main characteristics of information security among the following? Response, prevention, detection या all of these? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटेक्शन। सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट, प्रिवेंशन, है ना। अब नेक्स्ट, व्हाट इज सर्फिंग? सर्फिंग क्या है? टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना। टू रीड मेल्स, ईमेल को पढ़ना। सेंडिंग मैसेज, मैसेज को भेजना, या ऑल ऑफ दी अबव? सर्फिंग। तो इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना सर्फिंग कहलाता है। तो राइट आंसर टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट। अब नेक्स्ट, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? पाई विजार्ड, ऑब्जेक्ट, चार्ट विजार्ड या फिर शेप? बताइए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए कैल्क आपका ओपन है। चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेनू पे जाते हैं। यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन दिया गया है। जब चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा चार्ट विजार्ड का ऑप्शन। मतलब चार्ट विजार्ड के माध्यम से ही हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब चार्ट कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है। तो यहाँ पर देखिए कितने चार्ट हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट। टोटल 10 प्रकार के यहाँ पर चार्ट मिलते हैं। अब कॉलम चार्ट यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल है, ये स्टैग्ड है, ये प्रीसेंट स्टैग्ड है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से SSC एग्जाम में और पूछाता है कि क्या हम कॉलम चार्ट को 3D लुक दे सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 3D लुक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार के आपको मिलते हैं, एक बार का, एक सिलेंडर का, एक कोन का और एक पिरामिड का। ये 4 प्रकार के शेप आपको मिलते हैं 3D में, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। ऐसे ही बार चार्ट को भी आप 3D लुक दे सकते हो, पाई चार्ट का, एरिया का, ये सब कुछ आप उपयोग कर सकते हो। कितने स्टेप हैं? 4 टाइप है, देन डेटा रेंज है, फिर डेटा सीरीज है और चार्ट एलिमेंट है, जहाँ पर आप टाइटल, सब टाइटल, एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस का टाइटल, ये सब यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 से संबंधित चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में अवेलेबल नहीं है? तो ये नाम आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा अवेलेबल है और कौन सा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, चार्ट विजार्ड। अब नेक्स्ट, प्रक्रिया निष्पादन के प्रारंभ में std out और std err क्या हैं? पॉइंट टू करेंट टर्मिनल डिवाइस, आर क्लोज्ड, पॉइंट टू स्पेशल फाइल ऑन द सिस्टम या नन ऑफ द मेंशंस। एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन std out एंड std er क्या हैं? तो ये करेंट टर्मिनल डिवाइस को पॉइंट करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर? बताइए कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्डवेयर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विशेषता नहीं है? ड्राइंग विद अ पेन, पेन से ड्राइंग करना, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसीज, प्रिंटिंग द स्पीकर्स नोट्स अलॉन्ग विद स्लाइड इमेज, लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद अ लेजर पॉइंटर। बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विशेषता नहीं है। तो पेन से ड्राइंग करना ये भी है, तो ये भी है और ये भी है, लेकिन लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद अ लेजर पॉइंटर ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंकिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन विद अ लेजर पॉइंटर। अब नेक्स्ट, A ... is a software program used to view web page
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। साइट, होस्ट, लिंक या फिर ब्राउज़र। तो ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित के OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में स्थित है? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डाटा लिंक या सेशन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंटेशन लेयर या 2 लेयर का दे देगा और पूछेगा कि उसके बीच में कौन सी लेयर है या फिर ये किसके बीच में है। तो वही आपको याद करना है। प्यारे दोस्त नीलेश, तुम्हारी शादी पर आऊँगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, नेटवर्क लेयर और किस लेयर के बीच में है ये पूछा गया है कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किसके बीच में है। तो ट्रांसपोर्ट ये हो गया आपका, है ना, तो ये नेटवर्क और सेशन लेयर के बीच में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सेशन लेयर हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्रिक को याद रखेंगे तो फटाफट आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है। पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, या पांचवी पूछता है या सातवीं पूछता है या अंतिम पूछता है या पहली पूछता है। तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोग ई बुक जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके अलावा एग्जाम देने से पहले आप सभी लोग महामैराथन क्लास को देख लीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ABHAY2439। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।